पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर वगैरह को टेंशन थी कि जब यहाँ पर जी हाँ मर गया है ना तो उसके बाद थर्ड पे कौन आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड के जो बंदे होंगे ना उनको ही यहाँ पर मौका मिलेगा पनिशमेंट हॉल की जो 3 जर्नल है उनसे मुकाबला करने का। अब एक बंदा तो जाकर तीनों जर्नल का मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसलिए 3 बंदे चाहिए थे, जिसमें 2 तो पहले से ही मौजूद थे, चेन शेंग और ली जुआन। लेकिन तीसरे बंदे के लिए बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी कि क्या मू चेन अपना स्पेशल क्रिस्टल जो है उसको हासिल करके थर्ड रैंक भी कम से कम हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मू चेन सीधे बीस्ट किंग के साथ ही फाइट करने के लिए जा चुका था ताकि उसको मारने के बाद जितना भी स्पिरिचुअल क्रिस्टल है ना वो उसको हासिल कर सके। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आखिरकार मू चेन इस चीज में कामयाब हो चुका था। उसने बहुत सारे क्रिस्टल को हासिल किया और बीस्ट किंग की जान ले ली, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिंगर जो होती है वो चेक कर रही थी कि अभी थर्ड की रैंकिंग पे कौन आया। उसको पता चलता है ना कि मू चेन जो है वो थर्ड की रैंकिंग हासिल कर चुका है। सबसे पहले नंबर पे है चेन शेंग, दूसरे पे आया है ली जुआन और थर्ड पे आ चुका है मू चेन। तो ये सुनकर सू जुआन जो होती है ना वो भी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। ये दोनों वैसे मू चेन के दोस्त ही हैं, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि मू चेन ने यहाँ पर ना इतनी जल्दी इतना प्रोग्रेस कैसे हासिल किया। अभी वो कितनी लास्ट की रैंकिंग पे था, लेकिन उसने लगता है कि बहुत सारे क्रिस्टल को हासिल किया, इस वजह से उसकी रैंकिंग थर्ड आ गई। 3 बंदे सिलेक्ट हो चुके हैं जिनको जाना है फाइट करने के लिए पनिशमेंट हॉल के जर्नल वगैरह से। मू चेन के बाकी दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, चलो मू चेन ने ये कर दिखाया। हमें तो लग ही रहा था कि मू चेन थर्ड रैंकिंग तो कम से कम हासिल कर ही लेगा। ये हो जाए ना तो मू चेन के पास अभी भी चांस है कि वो उस स्पिरिचुअल लाइट की जो इन्फ्यूजन है ना उसको हासिल कर सकता है। अगर इसने ये कर दिखाया तो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और हमारी एकेडमी का भी नाम रोशन होगा। हमें तो मू चेन पे पूरी उम्मीद है कि वो ये काम करके दिखाएगा। सारे के सारे लोग कहना चाहते हैं कि हम भी यहाँ पर मेहनत करते ना तो हमें भी यहाँ पर मू चेन की तरह कामयाबी हासिल होती। वो बहुत कमाल का बंदा है। एंड जो थी वो यहाँ पर चेन शेंग से कहना चाहती कि चेन शेंग मू चेन ने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी भी बारी है, तुम सब मिलकर ना उन पनिशमेंट हॉल के जर्नल को हरा कर दिखाना। उम्मीद है कि तुम लोग यहाँ पर ये कारनामा करके दिखा दोगे। अब इसके बाद चेन शेंग जो था ना वो मू चेन के पास आता है और उससे कहता है कि कांग्रेचुलेशन तुम्हें, जो तुमने ना यहाँ पर बीस्ट किंग को मारा और थर्ड रैंकिंग हासिल की। हम 3 बंदे सिलेक्ट हो चुके हैं जो कि पनिशमेंट हॉल के जर्नल से फाइट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे का जो सफर होगा ना वो आसान होगा। वो तीनों जो जर्नल है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये दोनों मिलकर मू चेन को एक खास जगह पर लेकर आते हैं और यहाँ पर लाने के बाद ना वो उसको डिटेल बताने लग गए थे कि हमें बहुत कुछ पता है उन तीनों की तीनों जर्नल के बारे में, तो जितना हमें पता है ना उतना हम तुम्हें बताने की कोशिश करेंगे। अब सारी चीजें ना तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि हम तो पूरी कोशिश कर चुके हैं कि हम यहाँ पर डीमन जर्नल का मुकाबला करेंगे, लेकिन तुम ही पहली बार ना उन जर्नल से फाइट करने जा रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा। वो तीनों की तीनों हमारी जो एकेडमी है ना उसके एलीट लेवल के डिसाइपल हैं, जिनमें से सबसे पहला जो जर्नल आता है ना उसका नाम है तियान यान। वो एकदम से सनका हुआ बनता है, उसको खाली बैटल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। वो अंधाधुन अटैक करता रहना चाहता है, किसी के ऊपर भी हो जाए, और एक बार वो अटैक करना शुरू करे ना वो रुकता ही नहीं है। उसकी सबसे कमाल की टेक्निक है फ्लेम आर्ट, जो कि फायर की मदद से वो क्रिएट करता है। अब दूसरा जो जर्नल है ना उसका नाम है किनशेन। उसके पास एक ऐसा डिवाइन आर्ट है ना, जब भी उसने यूज किया है आज तक की जिंदगी में वो कभी हारा ही नहीं है। उसके डिवाइन आर्ट का कभी तोड़ निकल कर आया ही नहीं सामने, इतना कमाल का है वो किनशेन। अब इसके बाद आता है आखिरी वाला जर्नल जो कि एकदम ही एक्सट्रीम लेवल का बंदा है, उसका नाम है लिन ज़ेंग। और सबसे ज्यादा हमें डर ना उसी के लिए लग रहा है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा। एक बार जो हमारी हेवनली रैंकिंग है ना, इसकी पिछली वाली जो रैंकिंग थी उसके नंबर 1 पे आने वाला बंदा था लिन ज़ेंग। इतने टाइम तक कि उसने नंबर 1 रैंकिंग पे राज किया था ना, जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ली जुआन मू चेन से कहता है कि हमें तो यहाँ पर टेंशन नहीं है, हम दोनों तो आराम से निपट लेंगे उन जर्नल से। हमें टेंशन तो तुम्हारी है कि तुम यहाँ पर हार करना, हमारा जो मौका मिलने वाला है एकेडमी की शान बढ़ाने का उसको तुम गवा दोगे, तो तुम यहाँ पर संभल कर रहना, तुम्हें हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे पर नाम बराबर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ तुमसे। चेन शेंग भी मू चेन से कहता है कि मू चेन तुम्हें पता ही है ना कि हमारी जो एकेडमी है वो कितनी मुसीबतों से गुजर रही है। अगर हम यहाँ पर तीनों जर्नल को हरा देते हैं और स्पेशल लाइट जो है ना उसको मिलने का हमें चांस हो जाता है ना, तो हमारी एकेडमी का शान बढ़ेगा, और जब आने वाला जो एकेडमी कंपटीशन होगा ना उससे हम शान से एंट्री मार पाएंगे। कि हाँ लगे तो कि हमारी एकेडमी के अंदर भी कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो आगे जो होगा वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मू चेन कहता है कि आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर खाली मेरा टारगेट जो है ना उन जर्नल्स को हराना नहीं है, मैंने बहुत लंबा टारगेट बना कर रखा है, जी जुआन को भी मुझे मारना है। अब जो सामने बंदा खड़ा है उसका नाम है ली जुआन, और दूसरा जो दुश्मन बंदा है ना मू चेन का उसका नाम है जी जुआन। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना उसमें। तो मू चेन कहता है कि जी जुआन की वजह से ही ना इस हे याओ ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी। मेरा नंबर 1 टारगेट है वो जी जुआन। जब आने वाला एकेडमी कंपटीशन होगा ना अपने हाथों से उसको मारूंगा, और फिक्र करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, मैं उन जर्नल को अच्छे से हरा सकता हूँ, आप लोग मुझ पर भरोसा करिए। तो चेन शेंग ली जुआन से कहता है कि देख यार, अभी मू चेन ने ना हे याओ को हराया, इस बीस्ट किंग को भी हराया, दोनों को जान लिया, अब तो थोड़ी सी इसकी तारीफ कर दे, थोड़ा सा भरोसा इसके ऊपर दिखा दे कि यहाँ पर ये जर्नल का मुकाबला कर सकता है। लेकिन फिर भी ली जुआन तो यहाँ पर मू चेन की इतनी तारीफ करता ही नहीं। इसके बाद मू चेन जो था ना वो अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। उसकी जो थंडर बॉडी थी वो उसी टेक्निक को और ज्यादा एनहांस करने की कोशिश कर रहा था। काफी मेहनत लगती है, और जैसे उसकी थंडर की पावर
जो थी ना वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही थी। मोशन की पावर पहले से काफी हद तक के बढ़ चुकी होती है। वो यहाँ पर कुछ घंटे बैठकर अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब प्रैक्टिस करते हुए वो थोड़ा सा थक जाता है ना, तब वहाँ पर आती है लूली और मोशन से कहती है कि क्या तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई, अपना ट्रेनिंग कर लिया क्या तुमने? अगर हो गई है तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? हम थोड़ा बाजार में घूम के आएंगे। तो मूचन कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं। तो इसके बाद ना मूचन और लूल ये दोनों बाजार में आ जाते हैं और कुछ सामान वगैरह देखने लग जाते हैं कि यहाँ पर कुछ काम की चीज मिलती है या नहीं मिलती है। तो बाजार में काफी सारी चीजें मिली थी। कुछ यहाँ पर स्पेशल क्रिस्टल भी होते हैं, कुछ कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीज भी होती है और अलग अलग तरह की चीजें होती है। बाजार ऐसा था कि अगर किसी कल्टिवेटर के पास कोई कमाल की चीज है ना, तो वो यहाँ पर उसको बेच भी सकता है, बाकी दूसरे लोग आकर यहाँ पर उसको खरीदेंगे। लूली जी थी मूचन से कहती कि तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए आके, क्या मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब किया क्या? तुम और प्रैक्टिस करने वाले थे, मेरी वजह से तुम उसको डिले तो नहीं कर रहे हो ना? देखो अगर ऐसा है तो तुम वापस जा सकते हो अपने प्रैक्टिस करने के लिए। तो मूचन कहता है कि अरे नहीं यार, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ देर का मैंने ब्रेक ले लिया तो इससे कुछ भारी मुसीबत नहीं आ जाएगी, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल ही मत करो। चलो हम थोड़ा और घूमते हैं, कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है हम दोनों को यहाँ पर घूमने का। तो लूली कहती है कि देखो मेरे लिए ना तुम कुछ मत करना, क्योंकि सबसे पहला जो तुम्हारा टारगेट है ना वो स्पिरिचुअल लाइट जो है उसको हासिल करना, जो कि तुम यहाँ पर स्पिरिचुअल लैंड के अंदर भी लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तुम उसको नहीं ले पाए और तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इस बार जब तुम्हें दोबारा से मौका मिला है ना स्पेशल लाइट हासिल करने का, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें वो मौका हाथ से गंवाना पड़ जाए। तो तुम जी जान लगाकर मेहनत करो और उस लाइट को हासिल करने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा नॉर्थन स्पेशल एकेडमी जो है ना उसकी रेपुटेशन, उसकी सारी की सारी उम्मीद है। क्योंकि तुम और एक दो ही ऐसे कल्टिवेटर हैं जो कि हमारी एकेडमी के अंदर स्ट्रॉन्ग है। जितने भी लो लेवल के डिसेबल वगैरह थे ना वो सब यहाँ पर आकर मुझे से कहना चाहते कि मुझे बिल्कुल तुम जाकर ना उस लाइटनिंग को हासिल करना जो कि तुम्हें मिलने वाली है। तुम अगर वो हासिल कर लोगे ना तो हमारी एकेडमी के नाम कितना ज्यादा रोशन होगा, हमें तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। वो सब यहाँ पर मूचन को मोटिवेट कर रहे थे, तो ये देखकर मूचन को भी ना काफी अच्छा लगता है। तो वो सभी से कहता है कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, मैं आप लोगों को निराश नहीं करने वाला, मैं स्पिरिचुअल लाइट जो है ना उसको हासिल करके रहूंगा। तभी लोली जो होती है ना उसको अजीब सा लगने लग जाता है। उसके स्पेशल वर्ल्ड के अंदर जो स्वॉर्ड रखी हुई है, उसके लो क्लान की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड में से एक जो है लोली के पास है, वो अचानक से चमकने लग गई थी, क्योंकि उस स्वॉर्ड ने आसपास कुछ अजीब सी चीज को महसूस किया था। लोली जैसे चेक करती है ना, वहाँ पर एक स्टोन रखा होता है, इस स्टोन को कहा जाता है गॉड स्टोन। तो जब यहाँ पर ये स्टोन को देखा ना लोली के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से स्वॉर्ड ने, तो वो यहाँ पर चमकने लग गया था। समझ जाती है लोली की इस स्टोन का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है मेरी स्वॉर्ड के साथ। तो जो बंदा इस स्टोन को बेच रहा था वो कहता है कि अरे तुम्हें पता है ये स्टोन ना बहुत ज्यादा कमाल का, मेरे परदाता के परदाता ने इसको ढूंढा था और तब से हम लोग यहाँ पर इसको बेच कर रखे। जब तक कोई कमाल का बंदा नहीं आता इसको खरीदने का, तब तक हम बेचने का तैयार ही नहीं थे। लगता है कि तुम तो मुझे है ना बहुत ज्यादा फेमस बंदे हो, तुम इसको खरीदोगे ना तो तुम्हें हम बिल्कुल इसको बेचेंगे। तुम तो उस जनरल से फाइट भी करने के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। मुझे कहता है कि डायरेक्ट तुम मुद्दे पर आओ और मुझे बता कि इसकी कीमत क्या है। जिस पर वो दुकान वाला कहता है कि ज्यादा नहीं मांग रहा, बस 20 लाख सिक्के मांग रहा। मोशन तो ये सुनकर कुछ जवाब ही नहीं था, सीधा लूली को लेकर चलने लग जाता है। कह रहा छोड़ो 20 लाख, दिमाग सनक गया इसका। तो ये देखकर दुकान वाला कहता है कि तुम 10 लाख देना, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मानता। तो 5 लाख देना, 2 लाख देना, 1 लाख देना, लेकिन फिर भी मुझे मान ही नहीं रहा था। तो आखिरी में कहता है कि चल भाई तू 150 रुपया दे दे, तू 150 सिक्के ने इसको लेके जा, इससे कम मैं नहीं कर सकता। तो मोशन कहता है कि ठीक है मैं इतने में लूंगा। बार्गेनिंग करने में तो फाइनल बॉस निकला मोशन। इसके बाद ये दोनों ना वहाँ से जंगल के पास आ चुके थे। लूली मुझे से कहती है कि मुझे तुमने बिना जाने कि ये स्टोन है क्या चीज, किस तरह से ये काम आ सकता है, इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, वो भी सिर्फ मेरे लिए। तो मोशन कहता है कि अरे यार कहाँ खर्च किए, सिर्फ 150 रुपए तो लगा, ये तो बहुत कम कीमत हुई। तो लोली कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो ये 150 सिक्कों में मिला है ना, ये बहुत ज्यादा कम कीमत है इसकी। तुम्हें पता है इस स्टोन को कहा जाता है गॉड स्टोन। इस स्टोन की मदद से ही ना मेरा वो जो स्वॉर्ड है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, उस स्वॉर्ड पे लगी हुई पहली सील को क्रिएट किया गया था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने 3 सील को लगाया है मेरी स्वॉर्ड के ऊपर। तो मुझे ना यहाँ पर तीनों की तीनों सील को तोड़ना है। ग्रैंडफादर ने कहा था कि अगर मैं तीनों की तीनों सील को तोड़ देती हूँ और उसके बाद इस स्वॉर्ड का अच्छे से यूज कर पाती हूँ ना, तब मैं काबिल हो जाऊंगी इस चीज के कि मैं अपने क्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकती हूँ। उन्होंने मेरे लिए ये चैलेंज रखा था कि अगर मैं तीनों सील को तोड़ दूं तभी जाकर मैं अपने क्लान में वापस आऊँ और वहाँ की जिम्मेदारियाँ उठाऊं। तो जितना मैं यहाँ पर सील को तोड़ते जाऊंगी ना, उतना वो दिन करीब आता जाएगा जब मुझे यहाँ से रवाना होगा अपने क्लान में जाने के लिए। तो मुझे यहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम जहाँ पर भी जाओगी ना मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जानता हूँ कि अभी मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना, तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी ना तुम्हारे क्लान की वो बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। वादा करता हूँ तुमसे कि मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि मैं तुम्हारे क्लान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें ना अपने क्लान की जिम्मेदारी खुद अकेले अपने ऊपर बोझ बनाकर उठाने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर लूली जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना, तुमने वादा किया तो मुझे यकीन है कि तुम अपना वादा पूरा करोगे। तो ठीक है, आज ना हम इस वादे को पक्का कर लेते हैं। आज मुझसे ये वादा करो कि तुम चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, हमेशा मेरे साइड खड़े रहोगे, मुझ पर भरोसा करोगे और मेरा साथ देने की कोशिश करोगे, कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे।
तो मोचन तुरंत ही यहाँ पर उससे वादा कर लेता है कि यह वादा तो मैं बिना करे भी तुम्हारे साथ निभा देता। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये हमारा पिंकी प्रॉमिस है। तो इसके बाद लोली जो थी ना वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर से जो पहला सील लगा होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। उसके बाद बचेंगे 2 सील। अगर दोनों सील को वो तोड़ देती है तो उसको अपने लुओ क्लान के अंदर वापस जाना होगा। लेकिन वो अभी भी थोड़ा सा टेंशन में थे कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगी, क्या मैं अपने लुओ क्लान की जिम्मेदारी खाने के काबिल अभी भी हो पाए हों या नहीं हो पाए हों। तो जैसे वो पहले सील को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी ना, वो अलग ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाती है जहां उसके सामने सीढ़ियां बनी हुई थी और उसके सामने एक फॉर्मेशन लगा होता है। जिस फॉर्मेशन के पास उसको बढ़ना था, वो जैसे जैसे फॉर्मेशन के करीब जा रही थी ना, फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता और ज्यादा मिस्टीरियस पावर उसके अंदर से बाहर निकल रही थी, जो कि लूली को रोकने की कोशिश कर रही होती है। पर लूली को हर खतरों का मुकाबला करते हुए, हर खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ना था। तो लूली हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते जाती है, चाहे कितने भी वो ताकतवर अटैक क्यों ना कर ले फॉर्मेशन, लेकिन लूली रुकती नहीं और धीरे धीरे करते हुए अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। कदम बढ़ाते हुए वो फॉर्मेशन के करीब पहुंच ही जाती है और इसके बाद वो यहाँ पर बाहर निकाल दिया अपने गॉड स्टोन को, जो कि उसने अभी मोचन को खरीद कर दिया ना उसने, तो उसी का यूज करते हुए वो इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी थी। फॉर्मेशन यहाँ पर उस गॉड स्टोन की वजह से और ज्यादा दिल मिला जाता है, वो और ज्यादा खतरनाक अटैक करने लग गया था लूली के ऊपर, ताकि वो लूली को रोक सके। असल में ये एक टेस्ट है जो कि लूली के ग्रैंडफादर ने उसके लिए बनाया है कि अगर वो उस टेस्ट को पास करती है, तीनों सील को तोड़ती है ना, तब जाकर यकीन होगा उनको कि लूली इतनी काबिल है। लूली अब जिम्मेदार बन चुकी है। लूली बस यहाँ पर मोचन के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रही थी और हिम्मत करते हुए वो उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो जो गॉड स्टोन था वो उसकी हेल्प कर रहा था। गॉड स्टोन के अंदर काफी पावर थी जो यहाँ पर फॉर्मेशन को अच्छी तरह से डैमेज कर रही थी। लूली कहती कि मैं किसी भी चीज से डरने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपने लुओ क्लान की जिम्मेदारी उठाऊंगी, मुझे किसी भी परेशानियों से, किसी भी जिम्मेदारी से डर नहीं लगा। लूली कहती कि जिसने मुझ पर भरोसा दिखाया ना मेरे क्लान वालों ने, मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं हर चीज को हैंडल कर सकती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर लूली ने हिम्मत करते हुए वो जो पहला सील था उसको तोड़ दिया था। पहला सील उसने अपने स्वॉर्ड का तोड़ दिया, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है और लूली ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि फाइनली मैंने ये काम कर दिखाया। ये पहला कदम था मेरी जिम्मेदारियों की तरफ जिसको मैंने पार किया है। अब बस 2 कदम और बाकी हैं, मैं इसको भी जल्द से जल्द पार करने की कोशिश करूंगी। लूली के अंदर से ऐसा ऑरा का ब्लास्ट होता है ना कि मोचन भी उड़कर दूर फेंका चुका था। वो हैरान हो जाता कि बाप रे लूली तुम्हें हुआ क्या, आखिर किया क्या तुमने, क्या कमाल की पावर तुम्हारे अंदर से बाहर निकल कर आई है। तो लूली कहती कि हाँ ये बात तो है, मैंने पहला ही सील को तोड़ा कि मेरे अंदर से पावर इतनी ज्यादा मुझे महसूस हो रही है ना जिसका मैं खुद हिसाब नहीं लगा सकती। मतलब ये है कि जितना मैं सील को तोड़ते जाऊंगी उतना मेरी कल्टीवेशन बूस्ट होगी। वैसे भी वो जो मेरी स्वॉर्ड है ना वो हमारे लू क्लान का एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन आर्ट है। वो खाली एक स्वॉर्ड नहीं, वो एक ऐसी टेक्निक है जिसको मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था ताकि वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। उनकी गैर मौजूदगी में भी ये स्वॉर्ड जो है ना वो मुझे उनकी कमी होने कभी नहीं देती है। तो मोचन तो यहाँ पर और ज्यादा ना मस्ती करने के मूड में था। वो कहता है कि देखो तुमने अपनी पावर का यूज करते हुए मुझे धक्का मारा, क्या तुम मुझे वापस से कभी धक्का मारोगे क्या, नहीं मारोगे ना मुझे अंदर धक्का। तो लूली कहती कि अरे जाओ मैं तुम्हें कभी धक्का नहीं मारने वाली। उसको गाल पे एक छोटा सा किस करके जाने लग जाती कि तुम भी ना कुछ भी बातें करते हो। लेकिन मोचन का इस छोटे से किस से मन नहीं भरा था। वो कहता कि नहीं ये बहुत फीका फीका है, ये मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद तो वो यहाँ पर सीधा अच्छा वाला किस करने के लिए लूली की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और फाइनली दोनों यहाँ पर किस कर चुके थे। बहुत ही रोमांटिक और काफी कमाल का ये सीन हो चुका था। न जाने कितनी मुश्किल से इनको मौका मिलता है एक साथ लम्हे गुजारने का, और जब मौका मिला तो दोनों ने यहाँ पर जी भर के इस लम्हे को जिया कि आइंदा कभी ऐसा मौका दोबारा जल्दी मिले या ना मिले। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों के तीनों जो पनिशमेंट हॉल के जनरल है ना उनसे मुकाबला करने का टाइम था। तो सारे के सारे डिसेबल जो थे वो इस चीज को देखने के लिए पहुंच चुके थे। सभी लोग अपना एकदम एक्साइटेड होते कि देखा जाए कि कौन जीतने वाला है। मास्टर वगैरह भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर चेन शेंग, लिज वॉन और मूचन जो है ना वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उन जनरल में जो लिनजेन होता है ना वो चेंशन से कहता है कि चेंशन बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, भूल तो नहीं गए ना मुझे, याद हो ना मैं तुम्हें। तो चेंशन कहता है कि बिल्कुल सीनियर, आप मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि हमने न जाने एक बार ने कितनी बार फाइट की है एक दूसरे के साथ, उसका हिसाब भी नहीं है। अगर आपने अपनी रैंकिंग को नहीं छोड़ा होता ना तो अभी तक कि आप ही फर्स्ट रैंकिंग पे होते और मैं सेकंड पे होता, लेकिन आपके रैंकिंग को छोड़ने की वजह से इसलिए हेवनली रैंकिंग की जो लिस्ट है ना उसमें नंबर 1 पे मेरा नाम आ गया। तो लिनजेन कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि तुमने पिछली बार से अब तक के कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हासिल किया, क्या तुम सच में लायक भी हो फर्स्ट रैंकिंग के नंबर 1 पे होने पे। इसी चीज को आज मैं तुम्हारा टेस्ट करूंगा। तियान यान जो था जर्नल वो कहता है कि देखो हम यहाँ पर ना तुम्हारे पर अटैक तो नहीं करना चाहते क्योंकि हम सब एक ही एकेडमी के, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है जिसको हम निभा रहे हैं, तो हमारे ऊपर कोई दुश्मनी मोल मत ले लेना या हमसे नफरत करने मत लग जाना क्योंकि हमारा सिर्फ ये काम है जो हम कर रहे हैं। तो लिजवान कहता है कि आपको कोई ना हमारे ऊपर एहसान करने की जरूरत भी नहीं, आपका जो काम है आप बिंदास वो कर सकते हैं, हम इतने काबिल है कि हम आपका मुकाबला करेंगे। तो ये सुनकर केंशन जो था वो लिजवान से कहता है कि अच्छा तो तुम हो लिजवान, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में और तुम्हारी
बातों से पता चल ही गया कि तुम हो भी कमाल के। तो ली जुआन भी कहता है कि सीनियर केंशन, मैं आपके साथ ना फाइट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आपका जो डिवाइन आर्ट है ना, जो आज तक के कभी नहीं हारा, क्या मैं उसको हरा सकता हूँ। तो केंशन जो था वो ली जुआन से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे ऊपर ना बोझ नहीं डालूंगा, मैं तुम्हें 10 बार मुझ पर अटैक करने का टाइम देता हूँ। तुम 10 बार मुझ पर अटैक करो और 10 में से एक भी अटैक मुझे लग गया ना, मैं तुम्हारा ये राउंड क्लियर करवा दूंगा। तुम्हें इतनी आसानी दी है मैंने, बस ये करके दिखा दो। तो ली जुआन कहता है कि ठीक है, जब आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है ना, तो मैं आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए तैयार हूँ। ली जुआन तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था ताकि केंशन के साथ फाइट कर सके। तो वो तुरंत ही चला जाता है केंशन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो अटैक कर ही नहीं पाता। हर बार ना वो जो केंशन होता है वो अपने आप को बचा लिया करता। केंशन के कई सारे क्लोन थे जो यहाँ पर उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे और अब तक के यहाँ पर ली जुआन ने 3 अटैक को कर लिया था, बस 7 अटैक बचे थे। 7 में से एक भी अटैक उसको यहाँ पर केंशन के ऊपर हिट करना ही पड़ेगा। तो ली जुआन कहता है कि आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं, अभी भी 7 ना काफी है आपके ऊपर अटैक करने के लिए, आपके ऊपर एक ना एक अटैक तो करके दिखाऊंगा ही। तो केंशन कहता है कि फिर देर किस बात की, डर रहे हो क्या अगले अटैक करने के लिए? चलो एक साथ जो भी तुम्हारे पास कमाल की टेक्निक है ना, सबका यूज कर लो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर अटैक कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, मजा आएगा इस फाइट को देखने में। तो इतना कहते साथ ही केंशन जो था ना, वो तुरंत अपनी बांसुरी को एक्टिवेट करता। बांसुरी को एक्टिवेट करने के बाद वो एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर सीधा पहुंचा चुका था। उसी ली जुआन को बांसुरी की धुन ही ना ली जुआन को किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर ले जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा होता है। चैनशंग तो कहता है कि ली जुआन के लिए ना ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात हो गई कि केंशन ने उसको 10 अटैक करने का मौका दिया। मुझे तो लगता है कि वो इसमें कामयाब हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये केंशन जो है ना, वो कमाल का बंदा है, ये इतना इजी तो उसको ये करने देगा नहीं। उसने जहाँ पर फंसाया है ना इस ली जुआन को, वो एक इल्यूजन वर्ल्ड है। ली जुआन अपने सारे अटैक कर देगा, लेकिन तब भी उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसने जिस पर अटैक किया ना, सच में वो यहाँ पर केंशन था या उसका कोई क्लोन था या किसी और चीज के ऊपर वो अटैक कर रहा है। इस तरह का माइंड गेम खेला है केंशन ने ली जुआन के साथ। तो यही वजह है कि ली जुआन का ना यहाँ पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। केंशन तो यहाँ पर ली जुआन से कहता है कि ली जुआन क्या हुआ, दूर क्यों खड़े हो, अटैक नहीं करने वाले क्या? कितने अटैक हो गए तुम्हारे, मैं तो गिनती ही भूल गया। दिखाओ दिखाओ कि तुम और कितने अटैक मुझ पर कर सकते हैं, मैं तो तैयार हूँ तुम्हारे अटैक झेलने के लिए। ली जुआन अटैक पे अटैक करता, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी कि वो अटैक करे किसके ऊपर, क्योंकि जब भी क्लोन आते ना, अगर वो उसके ऊपर अटैक कर देता तो क्लोन को तो अटैक करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके 10 में से एक अटैक ऐसे वेस्ट हो जाते थे। तो वो क्लोन के ऊपर भी ढंग से अटैक नहीं करता, बल्कि उल्टा वो क्लोन के अटैक को खाते जा रहा था। वो अपने 10 अटैक को वेस्ट करने का रिस्क ले ही नहीं सकता था। इस वजह से कई बार उसको बहुत बुरी चोट भी लग जाती, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रुकता नहीं। तो केंशन कहता है कि अच्छी बात है, तुम यहाँ पर इतने टाइम तक तो ठीक है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक टिक पाओगे। तो इसके बाद ना वो केंशन अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। वो और भी ब्रूटल अटैक तैयार करता है ताकि वो यहाँ पर इस ली जुआन को हरा सके। जैसे से वो धुन बजाता था ना, उसकी धुन इतनी कमाल की होती थी कि ली जुआन अपना होश ही खोने लग जाता। उसको समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। और ये जो बांसुरी है ना, यही था उसका डिवाइन आर्ट, जो कि केंशन कभी कभी बजाता है, और जब वो बजाता है ना, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। तो अब यहाँ पर डिपेंड होने वाला था ली जुआन के ऊपर कि क्या वो इस चीज को हैंडल कर सकता है, क्या वो अपनी काबिलियत के दम पर उस केंशन के ऊपर एक भी अटैक कर पाता है या नहीं पाता। केंशन कहता है कि ली जुआन हिम्मत छोड़ दो अपनी, तुम यहाँ पर ना इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अगर तुमने ज्यादा प्रेशर दिया खुद के ऊपर तुम मर जाओगे, इसलिए बेहतर होगा अपनी हार मान लो और यहाँ से रिटर्न चले जाओ। लेकिन ली जुआन हार नहीं मानने वाला। वो कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं आपके ऊपर एक ना एक अटैक करके ही रहूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता और अपने स्वॉर्ड दाव को एक्टिवेट कर चुका था, जो कि उसके स्वॉर्डमैन की स्किल्स में से एक टेक्निक है, और उसकी मदद से वो यहाँ पर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उसे केंशन के ऊपर। लेकिन ये वाला अटैक भी केंशन को नहीं लगता। और अब तो यहाँ पर ली जुआन ने अपना पूरा होश ही खो दिया था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि मैं यहाँ पर अटैक करने के लिए आया था, और वो बिल्कुल पागल हुआ जा रहा था। तो यहाँ पर केंशन कहता है कि ली जुआन खत्म हो गई तुम्हारी बारी, तुम अब इस तरह से खो चुके हो ना कि तुम्हें अपने ऊपर होश ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें करना क्या है। तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ, तुम्हें बाहर निकालने के लिए, क्योंकि तुम तो अपने हार मानने को तैयार ही नहीं हो, तो मैं ही तुम्हें बाहर कर देता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, और उसकी मदद से वो ली जुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही केंशन अटैक करने वाला था ना, इससे पहले ही ली जुआन जो होता है वो अपने आप को वहां से गायब कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर ली जुआन का होश मदहोश हुआ नहीं था, वो सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि केंशन को फंसा सके, और उसके जाल में केंशन फंस गया। यहाँ पर ली जुआन तुरंत ही अपने 5 एलिमेंट की पावर को यूज करता है, और उसके जो 5 एलिमेंट की पावर थी ना, उसके 5 क्लोन तैयार हो जाते हैं, और 5 क्लोन ने एक साथ मिलकर यहाँ पर एक अटैक देकर मार दिया था उसे केंशन के ऊपर, जिस वजह से ये अटैक केंशन को लगा और यहाँ पर ली जुआन जीता, उसने आखिरकार जीत हासिल की। तो ये देखकर केंशन जो होता है वो ली जुआन से कहता है कि ठीक है, बढ़िया, नॉट बैड, कमाल किया तुमने, तुम जीत गए, तुमने अपना ये राउंड क्लियर किया है। तो ये सुनकर तो ली जुआन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि केंशन से सीनियर आपका बहुत बहुत
शुक्रिया जो आपने मेरे ऊपर एहसान करके मेरे लिए इस राउंड को थोड़ा इजी बना दिया था। तो ये देखकर सारे के सारे लोग खुश हो जाते कि वाह लिजवान ने कमाल कर दिया, लिजवान ने तो अपना राउंड जीत लिया। अब बारी थी चैनशेंग की और मूचेन की, उनको भी यहाँ पर अपने अपने वो जो जर्नल होंगे उनका मुकाबला करना है। तो अब किनशेन जो था ना उसके साथ फाइट करने के लिए पहुंच जाता है वही लिनजेंग जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और किनशेन ने जिम्मेदारी ली थी लिनजेंग के साथ फाइट करने की। लिनजेंग जो था वो चैनशेंग से कहता है कि चैनशेंग बहुत दिन हो गए हम दोनों के साथ फाइट किए हुए, मुझे तो वो पुराने दिन याद आते हैं कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ फाइट किया करते थे, आज पुरानी यादें ताजा करेंगे। तो चैनशेंग भी यहाँ पर थोड़े मजे लेते हुए कहता है कि सीनियर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी स्वॉर्ड के अंदर ना आज भी उतनी धार है या नहीं है जितना कि पहले हुआ करते थे। तो उसके बाद तो लिनजेंग जो था वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहने लग जाता है कि ठीक है मैं तो तैयार हूँ, चल तुम अपना भाला भी निकाल लो क्योंकि तुम हमेशा भाले का यूज करते हो ना, देखते हैं कि आज मेरी स्वॉर्ड में या फिर तुम्हारे भाले में किसमें ज्यादा दम है। इसके बाद तो दोनों के दोनों वहां पर बैटल के लिए तैयार हो चुके थे। चैनशेंग और लिनजेंग के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ पर लिनजेंग तो एक के बाद एक करते हुए चैनशेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चैनशेंग भी लिनजेंग को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। दोनों पुराने दोस्त थे और दोनों कई बार फाइट कर चुके हैं, तो एक दूसरे के मूव को ना बहुत अच्छे से समझ रहे थे। चैनशेंग को पता था कि लिनजेंग किस तरह से कब अटैक करेगा और उसी तरह से लिनजेंग को पता था कि चैनशेंग कहां से अटैक कर सकता है। इस वजह से दोनों की जो टक्कर होती है ना वो बिल्कुल नेक टू नेक बराबर थी। लिनजेंग चैनशेंग से कहता है कि क्या स्पीड है तुम्हारी, तुम तो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हो, मजा आ रहा है तुम्हारा साथ फाइट करके। ये फाइट तो हम जल्दी रोकेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी कुछ कुछ जो टेक्निक है ना वो अभी तक उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, तुम उसको भी अच्छी तरह से यूज करो तभी जाकर तुम मुझे हरा पाओगे। दोनों की फाइट कमाल के तरीके से शुरू हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत में ना चैनशेंग यहाँ पर थोड़ा मार खाने लग जाता है। लिनजेंग उसको बहुत मारता है, वो उससे कहता है कि क्या हुआ चैनशेंग, अभी नंबर 1 रैंकिंग पे मौजूद हो लेकिन फिर भी तुम मुझ जैसे सीनियर को नहीं हरा पा रहे हो, कहाँ गए वो दिन जब तुम अच्छी खासी मुझे टक्कर देते थे, आज तो बड़ी जल्दी हार गए। तो चैनशेंग कहता है कि नहीं नहीं इतनी जल्दी कैसे हारा, इतना जल्दी थोड़ी ना डिसाइड किया जा सकता है कि विनर कौन होगा, वो भी हम दोनों की फाइट के बीच में जो कि हमेशा से बहुत लंबी चलती है। तो आज भी ये फाइट ना उतनी ही लंबी चलने वाली है। यहाँ पर चैनशेंग वापस से लिनजेंग से फाइट करने के लिए पहुंच चुका था और दोनों के बीच में एक बार फिर से उसी तरह का बैटल शुरू हो चुका था। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिनजेंग जो था वो बहुत अच्छी टक्कर देता है चैनशेंग को। टक्कर क्या, वो तो हर बार आगे ही निकलता जा रहा था चैनशेंग के सामने, और चैनशेंग हमेशा कमजोर पड़ता हुआ नजर आता। उसका भाला भी कई बार उसके हाथ से छूट जाता और उसको हाथों से ही अटैक करने की नौबत आ जाती, लेकिन फिर भी वो लिनजेंग का अच्छे से मुकाबला कर रहा था। अपने सारे अटैक को यूज कर लेता है और कई सारे अटैक देकर मारता है लिनजेंग के ऊपर। उसको एक मौका मिलता ना तो वो मौका छोड़ता है नहीं, और एक खसीड़ के पंच क्या मारता है कि लिनजेंग दूर जाकर फेंका चुका था। तो ये देखकर लिनजेंग कहता है कि इस बच्चे की टेक्निक तो इंप्रूव हो गई, मैं तो बस यही देखना चाह रहा था कि चैनशेंग पहले से स्ट्रांग हुआ या नहीं हुआ। अब मुझे जवाब मिल चुका है कि ये पहले से स्ट्रांग हो चुका है, तो अब मुझे भी अपने फुल पोटेंशियल को यूज करना पड़ेगा। इसके बाद तो वो यहाँ पर अंधाधुन अटैक करना शुरू कर देता है चैनशेंग के ऊपर, और दोनों एक बार फिर से अटैक करने पे उतर आए थे। दोनों के बैटल की वजह से ना यहाँ पर पूरा इलाका ही तहस नहस हो रहा होता है, इतना कमाल की फाइट दोनों कर रहे थे। चैनशेंग कहता है कि मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं ना लिनजेंग को पकड़ सकता हूँ, क्योंकि जितना स्पीड से ये भागता है ना उस मेरे अटैक का इसके ऊपर असर ही नहीं होता। एक बार अगर मैं इसको रोक लूँ तो इसको हराना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए कई सारे अटैक देकर मारता है लिनजेंग के ऊपर। बस यहाँ पर उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे उसको मौका मिलता है ना वो सीधा यहाँ पर एक घसीट कर अटैक बनाता है और इतना ब्रूटल अटैक देकर मार चुका था लिनजेंग के ऊपर कि लिनजेंग की हालत खराब होने लग जाती है। लेकिन तब लिनजेंग जो था तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और चैनशेंग का हाथ पकड़ते हुए वो उसको काटने की कोशिश कर रहा था। जैसे वो उसको काटने वाला होता है ना कि यहाँ पर चैनशेंग तुरंत अपने भाले को पीछे से एक्टिवेट करता है। उसने इसी चीज में तो फंसाने की कोशिश की थी लिनजेंग को कि सामने से वो अटैक करने जाएगा ना तो पीछे से वो अपने भाले का यूज कर लेगा। तो पीछे से आते हुए भाला जो था वो एकदम करीब आकर पहुंच चुका था लिनजेंग के। अटैक नहीं करता चैनशेंग, वो अटैक रोक लेता है, लेकिन ये मतलब साफ कर दिया था कि चैनशेंग यहाँ पर लिनजेंग को हरा चुका है, वो उसके ऊपर अटैक करके दिखा सकता है। तो चैनशेंग ने भी यहाँ पर लिनजेंग को हरा कर अपना राउंड जीता। लिजवान और चैनशेंग दोनों के दोनों ने अपने अपने जनरल को हरा दिया था। अब बारी थी मूचेन की। चैनशेंग लिनजेंग से कहता है कि मैं जानता हूँ आपने अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं किया, आपने कई सारे ना स्लो अटैक किए और कमजोर लेवल के अटैक किए मुझ पे ताकि मुझे चोट ना लग जाए, तो इसका एहसान ना मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। तो लिनजेंग कहता है कि अरे हारना होता है, मैं तुम्हारे सामने हार चुका हूँ, बस मैं अपनी हार मानता हूँ। तुमने अपना राउंड जीता, तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना मुझे तुम्हारे पर प्राउड है, तुम सच में ना फर्स्ट रैंकिंग पे जो हो हेवनली रैंकिंग के उसके हकदार हो। अब सारी उम्मीदें टिकी हुई थी मूचेन के ऊपर कि मूचेन को यहाँ पर ना उस यान जो है उससे मुकाबला करना है और उसको हराना है, तभी जाकर वो जो स्पिरिचुअल लाइट है ना वो उनको मिलेगी। चैनशेंग मूचेन को बेस्ट ऑफ लक भी कहता है कि तुम्हारे पर मुझे भरोसा है कि तुम इसको जीत कर दिखाओगे। अब ये फाइट तो हमें इस एपिसोड में नहीं दिखाई जाती, वो हमें पता चलने वाला है अगले एपिसोड के अंदर, जो बहुत ज्यादा कमाल का होगा, जिस दिन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।